नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। बिहार के वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट सदन के पटल पर रख दिया गया है। माफी चाहूंगा। इसमें 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च का प्रावधान किया गया है। सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी शिक्षा में सबसे ज्यादा खर्च का प्रावधान किया है। इसके बाद सड़क, ग्रामीण विकास का नंबर आता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च 5वें नंबर पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की विकास दर देश में सबसे ज्यादा बनी हुई है। राज्य से गरीबी तेजी से भाग रही है और आम आदमी की औसत आयु में इजाफा भी हो रहा है। बजट में केंद्र और राज्य सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है, जिसके चलते राज्य के विकास की रफ्तार तेज हुई है। सरकार ने रोजगार, बुनियादी सेवाएं और कृषि क्षेत्र में व्यापक विकास की बात कही है, यानी बजट में कुल मिलाकर बहार है। वित्त मंत्री सुशील मोदी ने इस बजट में नीतीश कुमार की चुनावी नारे बिहार में बहार की झलक दिखाने की पूरी कोशिश भी की है। हालांकि विपक्ष ने इस बजट पर घोर निराशा जताई है और लेफ्ट ने इसका बहिष्कार भी किया। वित्त मंत्री का यह बजट क्या बिहार की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? बिहार के विकास की रफ्तार को और तेजी मिलेगी? क्या यहां के लोगों के जीवन स्तर में वाकई सुधार आएगा? लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं मिल पाएंगी? इसी मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों के साथ बिहार के बजट की खास पड़ताल करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, उन्होंने विधानसभा में वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया। यह बजट 2,501 करोड़ रुपए का है। पिछला बजट करीब 1,77,000 करोड़ रुपए का था। बतौर वित्त मंत्री सुशील मोदी ने 10वीं बार बिहार का बजट पेश किया। बिहार के अनेक कार्यक्रमों का अनुसरण कर रहे हैं। इस बजट में शिक्षा पर सबसे ज्यादा 34,798 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़कों पर 18,000 करोड़ और ग्रामीण विकास पर 15,669 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, जबकि गृह विभाग पर लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान है। स्वास्थ्य का स्थान 5वें नंबर पर है। इसमें करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा ऊर्जा विभाग 8,894 करोड़ रुपए खर्च होगा। 2019-20 में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 11 मेडिकल कॉलेज खोले जाने हैं। जरूरतमंदों को 24,420 करोड़ रुपए का ऋण देने का प्रावधान भी रखा गया है। सुशील मोदी ने कहा कि 2019-20 में पूंजीगत व्यय 45,270 करोड़ रुपए का खर्च होंगे। वेतन, पेंशन और ब्याज के भुगतान पर 88,188 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सूखाग्रस्त इलाके में किसानों के लिए 1,420 करोड़ रुपए का अनुदान और 18,66,000 किसानों को डीजल अनुदान दिया जाएगा। बजट के जरिए वित्त मंत्री ने विधानसभा में बिहार के विकास की कहानी बयां की। अमेरिका और चीन के गुजरात, बिहार और हरियाणा का विकास वर्ष 2013 से 18 के बीच सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाला पाया गया। वर्ष 2013 से 18 में बिहार का रोजगार का ग्रॉस वैल्यू एडेड का आंकड़ा 8.2 है, जो केंद्र के 7 से ज्यादा है और पूरे देश में बिहार गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर है। बिहार वर्ष 2015 से 18 के बीच अपने कुल खर्च में पूंजीगत व्यय 21.8% है। यानी आप जो पूरा खर्च करते हैं उसमें सड़क, बिल्डिंग, डैम, पुल, पुलिया, जिसको पूंजीगत परिव्यय कहते हैं, उस पर आप कितना खर्च करते हैं, तो बिहार का 21.8% है, जो केरल के 9, बंगाल के 10.3 और महाराष्ट्र के 11.5 से लगभग दुगना है। तो बहुत बड़ा बजट जरूर है और कोशिश ये की गई है कि बजट में बहार ही बहार नजर भी आए। लेकिन क्या सच में बिहार में बहार नजर आएगी इस बजट के जरिए? समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। पटना स्टूडियो में इस वक्त हम बात करेंगे। मनोज शर्मा इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। और अशोक सिन्हा जी, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ केंद्रीय स्टूडियो में मुकेश कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो मुकेश जी, आपसे समझें उससे पहले हम थोड़ा विपक्ष को सुन लेते हैं कि भाई
अशोक जी, आखिर नाराजगी किस बात की है? कहां जाकर आप विपक्ष को आपत्ति नजर आ रही है कि लूट के लिए राशि बढ़ाई जा रही है? भाई, यदि काम होगा तो बजट भी आगे बढ़ने की संभावना तो बनती ही है। परेशानी क्या है? क्या प्रश्न आपका थोड़ा सा लाउडली बोलिए। अशोक जी, विपक्ष को ठीक है, विपक्ष को किस बात को लेकर आपत्ति हो रही है कि ये लूट का बजट है? क्यों भाई? लूट का बजट ये है, चूंकि जो गत वर्ष का जो बजट था 1,76,000 करोड़ का था और मुख्यमंत्री द्वारा 7 निश्चय योजना जो की गई थी, उस 7 निश्चय योजना आज किस तरह से अनिश्चितता के अंधकार में पड़ा हुआ है कि उसका अद्यतन अगर रिपोर्ट आप मांगिए मंत्रालय से, जो किस निश्चय पर क्या कार्य हुआ है, तो कुछ भी नहीं। लूट खसोट उसमें मची हुई है। सर्वाधिक इसमें 34,000 करोड़, 34,700 समथिंग करोड़ शिक्षा पर दिया गया है, जो कि जदयू के मंत्री हैं। उसके बाद स्वास्थ्य पर 9,000 करोड़ दिया गया है। वो मंगल पांडे साहब जो कि भाजपा या सुशील मोदी के खासम खास हैं। तो यहां अब जरा सोचिए, कोई आदमी 1,500 बारात के स्वागत के लिए 11 मिठाइयों का इंतजाम किया गया है, लेकिन जो लोग मिठाई का टोकरी लेकर जाते हैं परोसने के लिए, सर्व करने के लिए, वो टोकरी लेकर फरार हो जाते हैं। कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तो बेचारे बाराती जो है भूखे चले जाते हैं। जिन आम लोगों के लिए बजट तैयार किया गया है, गवर्नमेंट की जो डिलीवरी सिस्टम है, गवर्नमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका उस पर कोई पकड़ नहीं है। न तो इसका मॉनिटरिंग कोई करने वाला है, ये योजना धरातल पर उतरी या नहीं उतरी। एक देखिए इनका विरोधाभासी बात, कंट्राडिक्टरी बात क्या है। ये कहते हैं कि 21,000 करोड़ सरप्लस रेवेन्यू मेरे पास है। अरे भाई, जब आपको सरप्लस रेवेन्यू है तो कॉलेज में शिक्षक क्यों नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर क्यों नहीं है, दवाई नहीं है, स्कूल में शिक्षक क्यों नहीं है? तो जब आपको सरप्लस रेवेन्यू है तो फिर आप 5,000, 6,000, 7,000 पर ये नियोजन क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं क्वालिटी के माने मेन को लेकर के आप इंस्ट्रूमेंट पैदा कर रहे हैं? हमने 3 कृषि रोड मैप का हाल बेहाल देखा, जो गवर्नमेंट ने 3 कृषि रोड मैप लाया। और कृषि का ग्रोथ क्या है आप बता दीजिए। कृषि का ग्रोथ जो है डिक्लाइन किया है। प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो बुरा हाल में है। तो एक जो कि प्राइमरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड कोई माने फूड प्रोसेसिंग वगैरह ये सब कुछ आपने लगाया नहीं। और ठीक सर, हम समझ गए। सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, वो भी बुरा हाल है। तो टर्शियरी सेक्टर के बल पर आप कितना आगे बढ़ेंगे? ओके मनोज जी, सरकार समझ गया सर, मैं आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वित्त मंत्री सुशील मोदी ने बजट पेश किया और जहां उन्होंने दावे किए कि ये सबसे बढ़िया बजट है और काफी विस्तार से उन्होंने बात भी बताई है, लेकिन जो विपक्ष को लगता है कि लूट का बजट सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके पास ना तो मॉनिटरिंग सेल की व्यवस्था है और ना ही कुछ बंदरबाट को रोके कैसे, और ना ही डिलीवरी सिस्टम वैसा प्रॉपर है, इसलिए इनको लगता है लूट का बजट है। आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई दूं अपनी सरकार को, नीतीश कुमार जी को और हमारे वित्त मंत्री सुशील मोदी जी को, कि आज उन्होंने बिहार को इस मुकाम पे पहुंचाया कि पहली बार हम लोग ये गर्व से कह रहे हैं कि हमारा बजट 2 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। अब हमारे अशोक सिन्हा जी की बातों का मैं पे आता हूं। आज हम बातें करें एडमिनिस्ट्रेशन की कि बात करें पहले बजट की। पहले मैं बजट की बातें कर लेता हूं, उसके बाद जो इन्होंने बजट के चर्चा में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सवाल केवल उठाया है, इन्होंने बजट के बारे में नहीं बात की, बजट की बढ़ोतरी के बारे में बात नहीं की, किन किन विषयों पे हम खर्च कर रहे हैं, किन किन अनुदान मांगों पे हम खर्च कितना आवंटन कर रहे हैं, उसके बारे में बातें नहीं की। ये बातें की कि भाई आपकी डिलीवरी सिस्टम कैसी है। अब मैं
ये बताऊं कि 2004-05 में जब इनकी सरकार थी तो उस समय जितना बजट का आंकड़ा था लगभग 24,000 करोड़ या 25,000 करोड़ रुपए का इन लोग का बजट का आकार रहता था। और पिछले वित्तीय वर्ष में 2018-19 में हम लोगों ने लगभग 1,76,00,000 के आसपास का बजट का प्रावधान किया था। आज हम जब 2 लाख से ऊपर करोड़ का बजट हम पेश कर रहे हैं तो वो उतनी बढ़ोतरी है पिछले वर्ष से जितना इनका 2004-05 में बजटीय आकार हुआ करता था। तब एक बात तो ये आ गई कि इन पिछले 15 सालों में बिहार ने जो हम विकास दर जो मेंटेन कर रहे हैं, जिस विकास दर से हम बढ़ रहे हैं, आज भी हम सर्वाधिक है भारत में। आज बजट भाषण में भी माननीय सुशील मोदी जी ने कहा कि 11.3% के विकास दर से बिहार आगे बढ़ रहा है। और जो सबसे सर्वाधिक के अग्रणी राज्य है पंजाब और केरला, वो सबसे नीचे पायदान पे है। तो अगर इसी रफ्तार से हमारा विकास दर आगे बढ़ता रहा तो वो समय दूर नहीं है जब हम भारत के अन्य राज्यों के बराबर में आ जाएंगे। अब इनकी जो आपत्ति है, इनकी आपत्ति है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने इतना खर्च किया, उसका परिणाम क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप खर्च कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या है? मैं अपने माननीय भाई अशोक सिन्हा जी को बताना चाहता हूं कि हम सर्वाधिक, सही बात है, हम शिक्षा में सबसे अधिक खर्च कर रहे हैं। दूसरा, हम ग्रामीण विकास में खर्च कर रहे हैं। तीसरा, हम अपने आधारभूत संरचना में खर्च कर रहे हैं। चौथा, हम अपने समाज कल्याण के कार्यक्रमों में खर्च कर रहे हैं। और पांचवा, हम अपने स्वास्थ्य के कार्यक्रमों में खर्च कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी आबादी वाला राज्य, हम लगभग 12 करोड़ आबादी वाले राज्य हैं। अगर हम अपने ये खर्चे प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखी जाएगी। अगर किसी कम आबादी वाले राज्य में अगर शिक्षा का बजट काफी अधिक है तो प्रति व्यक्ति में वो काफी अधिक चले जाएगी। लेकिन आज भी हम अगर आज हम 35,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं शिक्षा पे, तो आपको ये ध्यान देनी होगी कि ये 2 करोड़ से ऊपर के विद्यार्थियों पे खर्च हो रही है जो हमारे विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आ रहे हैं। तो वो अगर आंकड़ा देखेंगे तो अभी भी हम कम है, अभी भी हमें और खर्च करने की आवश्यकता है। अच्छी बात है सर, एजुकेशन और हेल्थ को फोकस करना ही चाहिए और बिहार के पूरे डिलीवरी सिस्टम को हतोत्साहित नहीं करें कि उसके परिणाम क्या आ रहे हैं। ठीक सर। अशोक जी, मैं आपका रिएक्शन लूंगा, अभी आप रुकिए जरा सा, मुझे अपने विश्लेषक से भी समझने दीजिए बजट को। मैं आ रहा हूं उसके बाद आपके पास, इंतजार कीजिएगा जरा। मुकेश जी, आपके पास आऊं उससे पहले वित्त मंत्री का कुछ बयान आपको सुना देते हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि बिहार में महंगाई कम हुई है और राज्य विकास की राह पर चल निकला है। बिहार का वित्तीय प्रबंधन अनेक राज्यों से बेहतर है, ये क्रिसिल की अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है। इस पृष्ठभूमि में बिहार ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख मानकों यथा ग्रोथ रेट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू सरप्लस, ऋण प्रबंधन, राजस्व व्यय और ब्याज व्यय का अनुपात, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर देश के अनेक राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट स्टेट्स ऑफ ग्रोथ के अनुसार वर्ष 17-18 में 11.3% के विकास दर के साथ देश के सभी राज्यों में बिहार प्रथम स्थान पर है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक क्रमशः बिहार के बाद दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर है। अखिल भारतीय 3.6 की तुलना में 2.7 है, जहां केरल की महंगाई दर 6 है, तमिलनाडु 4.9, महाराष्ट्र 4.1 की तुलना में बिहार का खुदरा महंगाई दर मात्र 2.7 है। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2018 में बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में महंगाई दर में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है। 19-20 में सबसे ज्यादा खर्च हम शिक्षा पर करने वाले हैं। 34,798 करोड़ केवल शिक्षा पर खर्च किया जाएगा।
तो बजट में बहार है ऐसा बताने और जताने की कोशिश की गई है वित्त मंत्री के द्वारा। तो मुकेश जी, क्या समझा जाए? महंगाई दर जिस तरह से कह रहे हैं कि काफी कम हुई है और विकास दर में सर्वाधिक प्रथम स्थान का दावा सरकार कर रही है, तो इसको किस तरीके से देखा जाए राजनीति के इतर? दो चीजें समझनी होगी संजय जी। पहली बात तो नीतीश जी के पहले की जो सरकारें थी, क्योंकि आप किसी चीज को एक समय सीमा में प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, और आपको देखना होगा, उसके पहले भी जाना होगा कि उस समय बिहार की क्या स्थिति थी। आजादी के समय से अगर हम लेते हैं तो बिहार देश के अग्रणी राज्यों में था। 30 के लगभग यहाँ चीनी मिलें थी, कई यहाँ सूती मिलें थी, जूट का उद्योग बहुत ही फला फूला हुआ था। यहाँ नई चीजें गढ़ी जा रही थी। उदाहरण के रूप में ब्रास इंडस्ट्री जो था, पीतल उद्योग था, कई तरह की छोटी छोटी उद्योग थे, लाख का उद्योग, बाकी उद्योग, सिल्क इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, हजारों लोग उसमें रोजगार पा रहे थे। और इसका इकबाल एक ऐसा था कि अगर सिल्क में आपको बेहतर सिल्क चाहिए तो आपको भागलपुर सिल्क आना पड़ता था और विदेशों से व्यापारी आते थे। तो ये इसका एक हाल था। दूसरी बात है शिक्षा का ये हाल था यहाँ कि विश्व स्तरीय शिक्षा यहाँ मिलती थी। तो सरकारों ने कालांतर में जो स्थिति की राज्य की आर्थिक व्यवस्था की, सामाजिक व्यवस्था में क्या किया, राजनीतिक व्यवस्था में क्या किया, ये दूसरा विषय है। चूंकि हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, तो जो स्थिति इन्होंने की उसका परिणाम ये है कि आज देश में जो बड़ी युवा शक्ति के रूप में भारत को जाना जा रहा है, उसका एक बड़ा युवा वर्ग जो है 25 और 25 के नीचे की आबादी का, बिहार की आबादी का 50% से ऊपर की संख्या जो है वो युवा वर्ग की है। तो इस युवा वर्ग को किस ढंग से बिहार में काम मिलेगा, किस ढंग से उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, किस ढंग से वो अपना बेहतर अपने टैलेंट का बेहतर उपयोग करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दो तीन चीजें जो बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। पहली बार कि अगर हम नीतीश जी को उसका श्रेय देना चाहेंगे कि नीतीश जी एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ तो हैं ही, लेकिन एक सुलझे हुए कुशल प्रशासक के रूप में भी दिखाई पड़ रहे हैं। विकास दर का मानक रखना और आज के समय में रखना, क्योंकि कंटेम्प्रेरी जो डेवलपमेंट हो रहा है, किताब है वर्ल्ड इज फ्लैट, ये थॉमस एल फ्राइडमैन की किताब। ऐसा कहना है कि आज विश्व एकीकृत हो चुका है, और ये कही गई थी आईटी के सेक्टर के लिए, लेकिन आज विश्व हर एक ढंग से एकीकृत हो चुका है। अगर ग्लोबल रिसेशन होता है, अगर यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर होता है, तो उसका असर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और निश्चित रूप से उसका असर बिहार की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में अगर हम क्रिसिल की रिपोर्ट को मान्य भी करते हैं, तो कहीं न कहीं 9 से 11% के बीच में अगर देश की अर्थव्यवस्था 7 में चल रही है, तो 9 के दर से आपके बिहार का विकास हो रहा है। और पिछली श्रेणी से, पिछले कंपार्टमेंट के पिछले डिब्बे से और इंजन बनना, ये बहुत कठिनाई का विषय है। और लगभग 12 से 14 करोड़ की आबादी 2018 में हम अगर अनुमान करते हैं, तो यह बहुत ही मुश्किल काम है। तो जिस कुशलता से नीतीश जी ने इसमें परिवर्तन लाया है, विकास की दर को लगातार बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि सरकारों में राजनीतिक रूप में कई बार उन्होंने हस्तक्षेप और परिवर्तन किया, तो वो एक बहुत बड़ा विषय होगा। दूसरी चीज जो दिखाई दे रही है कि सामाजिक विकास में लगातार परिवर्तन करना, स्वास्थ्य में उन्होंने अच्छे खर्च किए हैं, शिक्षा में उन्होंने अच्छा खर्च किया है। और एक चीज और आप देखेंगे, चूंकि बड़ी आबादी ग्रामीण स्तर में रहती है, ग्रामीण में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक बिजली बहुत जरूरी थी, दूसरे रोड बहुत जरूरी थी। उसमें काफी व्यापक सुधार दिखाई दे रहा है। कमियां कई हैं जिसपे हम लोग आगे चर्चा करें। जाहिर है, अब चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ हमारे पास रिएक्शंस आ गए हैं। बजट पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है, जरा उसको भी सुन लें पहले। स्कीम वर्कर्स, ठेका वर्कर्स के बारे में कुछ नहीं है, और शिक्षा में उनका विकास 0.1% है, और उसका पर कैपिटा इनकम भी जो 2011 और 12 में 34.3% था, जो आज 17-18 में 32.9% हो गया। और इसी तरह से बटाईदार किसानों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो भी इनिशिएटिव राशि जो दी जाएगी वो सिर्फ धनी वर्ग के किसानों को मिलेगी। बजट केवल प्रावधान किया गया है कुछ विभागों को देकर लूटने का, जैसे स्वास्थ्य विभाग। पूरे बिहार में देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग का क्या लचर पचर व्यवस्था है। शिक्षा विभाग, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री के पॉकेट का आदमी शिक्षा मंत्री है, दूसरा पॉकेट के आदमी इनका सुशील कुमार मोदी के पॉकेट का आदमी स्वास्थ्य मंत्री है। तो केवल बजट के जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा लूटने के लिए ये लोग बजट का आकार कर दिया है।
लगा कि जो वर्तमान बजट प्रस्तुत किया गया है माननीय वित्त मंत्री के द्वारा, वो लग नहीं रहा था कि बिहार का बजट है, वो लग रहा था कि भारत सरकार का बजट है और विभिन्न राज्यों से तुलना करके जो है वो बता रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया कि 2,05,000 करोड़ जो है बजट का आकार हो गया है। कम से कम उनको ये भी जरूर बताना चाहिए था कि प्रतिवर्ष एनडीए शासनकाल में बजट के आकार कितने बढ़े हैं और उसका खर्च कितना हुआ है और कितना पैसा उन्होंने जो है लैप्स किया है, एक तो वो बताना चाहिए था। दूसरा, उन्होंने नन प्लान के बजट में बताया कि 50% हो गया है नन प्लान। तो ये तो अच्छे बजट का परिणाम नहीं है। विपक्ष के अपने अंदाज हैं और आलोचना करने के अपने तौर तरीके भी हैं, लेकिन बिहार एक बार फिर सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बन गया है। कुछ हम ग्राफिकल आंकड़ों को भी देख लें, तो उसके बाद हम चर्चा में शामिल होंगे। तो सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बन गया है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। बिहार ने 2007-8 से लगातार राजस्व अधिशेष यानी रेवेन्यू सरप्लस का दर्जा बरकरार रखा है। इस दौरान राष्ट्रीय विकास दर 7% रही। 2017-18 में राज्य की विकास दर 11.3% रही, तो विदेश में सबसे अधिक है वो। 2016-17 के दौरान ये 9.9 रही। इसका मतलब हुआ कि सभी स्रोतों से राज्य की हुई कुल आमदनी में पूंजीगत व्यय या खर्चों को काटने के बाद काफी रुपए बच गए। इनका उपयोग मूलभूत संरचनाओं के विकास में किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य में प्रति व्यक्ति आय 31,316 रुपए रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% ज्यादा थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सबसे ज्यादा ग्रोथ सेवा क्षेत्र में हुई है। इस क्षेत्र में नौकरी, रोजगार समेत अन्य क्षेत्र मुख्य रूप से आते हैं। सबसे कम करीब 1% ग्रोथ रेट प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में दर्ज की गई है। हालांकि राज्य में कृषि आधारित उद्योगों में सबसे ज्यादा लगभग 20% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तस्वीर तो थोड़ी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन अशोक सिन्हा जी, आप लोगों को आलोचना कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं? सुधार लें संजय जी, मैं डॉक्टर अशोक कुमार यादव हूँ। हाँ, सॉरी ओह, ये आई एम सॉरी, नहीं कर रहे हैं डॉक्टर अशोक यादव। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक विश्लेषक आदरणीय मुकेश बाबू इस बजट को बहुत ही सकारात्मक रूप में देखिए। योजना का आकार बढ़ना हम लोग सभी जान रहे हैं। 2000 के पहले आप भारत के विभिन्न राज्यों के योजना आकार का अध्ययन कर ले तो सबों का योजना आकार छोटा हुआ करता था। जब नरसिम्हा राव की सरकार ने उदारीकरण लाया और केंद्र से पैसा पुश होने लगा, तो 2000 के बाद से भारत के सभी राज्यों का योजना आकार जो है, जब केंद्र सेंटर ने पैसा पुश करना शुरू किया तो योजना आकार बढ़ने लगा। खैर कोई बात नहीं। कहा जाता है, हमारी सरकार पर यह आरोप लगती रही है कि आपका योजना आकार बहुत कम हुआ करता था। हमारी मान लीजिए 25,000 करोड़ की योजना आकार होती थी, ठीक ना? उसी 25,000 योजना आकार में हम लोगों ने 5 विश्वविद्यालय का न केवल निर्माण किया था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया था। हम लोगों ने लगभग 75 से 100 नए प्रखंड ब्लॉक का निर्माण भी किया था और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया था। हम लोगों ने उसी में 1496 में 1400 और 2003 में 1000 लेक्चरर की बहाली भी की थी। करीब 5-6 जिलों का निर्माण भी किया था और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया था उसी योजना आकार में। क्योंकि हमारी योजना आकार में, हमारी योजनाओं में लूट खसोट की नीति नहीं थी, स्पॉइल सिस्टम अमेरिकन सिस्टम की तरह नहीं था। लेकिन आज जो आदरणीय नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी की सरकार है, इसमें अमेरिका का जो स्पॉइल सिस्टम है, लूट खसोट की नीति, अपने लोगों को सही जगह पर बैठाओ और क्या क्या नहीं लूट के तरीके अपनाए, मनी पार्किंग से सृजन घोटाला। तो ये
अब जो इतना बड़ा योजना आकार है, इस योजना को जमीन पर उतारने का इनको इंस्ट्रूमेंट है, इनको मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर है उस तरह का, नियोजित लोगों को पूरे, ये कहते हैं भ्रष्टाचार के नाम पर जीरो टॉलरेंस। आप जरा सोचिए, ये विकास मित्र बहाल करते हैं, ये इंदिरा आवास सहायक बहाल करते हैं 5,000 पर 4,000 पर, वो सहायक जो है सब पैसा घटक जाते हैं, उनको कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं। तो 7 निश्चय को देखिए, पैसे को जैसे लगता है जमीन में गाड़ रहा है, केवल परसेंटेज। रोक रहा हूं, आप रुक जाइएगा, अपनी पूरी बात बता दी। व्यक्ति के माने वास्तव, हाँ, मैं समझ गया। आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी मुझे याद आते हैं, जिन्होंने भरे मन से स्वीकार किया था कि हम आम लोगों के लिए जितना भेजते हैं उसमें से केवल उसका 10 या 15% उन तक पहुंचता है। और जानकी वल्लभ 15 साल बिहार में आपको भी सत्ता मिली थी, यहाँ तक उस वक्त इस बात का ध्यान रखते तो ज्यादा अच्छा रहता है। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। हाँ, मनोज जी, जब आप कहते हैं कि नजर बदलो नजरिया बदलेगा, सोच बदलो सितारे बदलेंगे, वित्त मंत्री जी कहते हैं बजट पेश करते समय, तो नजर तो हर कोई बदलना चाहता है, नजरिए बदलने की जब बात आती है तो ये तो एक मजबूत तर्क विपक्ष का नजर आता ही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जबकि आपका सर्वाधिक बजट है और आप लगातार बजट उसका एजुकेशन में देना चाहते भी या दे भी रहे हैं, बावजूद उसके क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो योग्य शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लालू जी के शासनकाल में जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था उसके बाद से इंतजार कर रहा है बिहार, और उसके बाद अब जाकर आप लोग नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ऊंची चीज है सर। अशोक जी, सामान्य एजुकेशन, अशोक जी मैं आपको रोक रहा हूं, प्लीज रुक जाइएगा, बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है, हम लोग किसी के बीच में नहीं टोका टोकी करें क्योंकि बिहार आप लोगों को सुन रहा है। तो फिर ये जरूरत तो है, आपने एजुकेशन को फोकस किया क्योंकि सबसे ज्यादा यूथ बिहार में है और उसको एजुकेशन के जरिए रोजगार की भी बात चाहिए। इंडस्ट्री को लेकर एकदम साइलेंट दिख रहा है ये बजट, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है वो सब जान ही रहे हैं। बताइए कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, हम लोगों की सरकार बड़ी शिद्दत से ये बात को समझती है कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम में काफी अधिक परिवर्तन अभी लाए जाने से है। बिहार का एजुकेशन लगभग 1970 के आसपास से जो बिगड़ना चालू हुआ था और वो 1990 के बाद जो रफ्तार पकड़ी वो आश्चर्यकारी गिरावट की, वो 2000 पहुंचते पहुंचते लगभग पूरी शिक्षा व्यवस्था धराशायी हो चुकी थी। हमारे मित्र अशोक यादव जी ने कहा, डॉक्टर अशोक यादव जी ने, कि 2003-4 में इन्होंने प्रोफेसर और लेक्चरों की जो बहाली ली, तो आप उस समय की जो बहाली की प्रक्रिया और कैसे कैसे लोग बहाली में आए और पीएचडी किस हिसाब से लोगों को मिल रही थी और कॉलेजों में लेक्चरर कैसे बहाल हो रहे थे, मैंने अपने आंखों से देखा। मेरा 1975-76 का जन्म है और मैंने बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था को अपने आंखों से देखा है कि किस हिसाब से जो हाई स्कूल ग्रामीण इलाकों में होते थे, जो शिक्षा के एक बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे, जहां पढ़ने वाले सारे बच्चे भारत के हर विद्यालयों से बढ़ने वाले बच्चों के प्रतियोगी परीक्षा में समान होते नहीं। लेकिन मनोज जी, मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें ग्रामीण इलाकों को जो शिक्षा व्यवस्था जो गिरी, तो इसे सुधारने का जो ये वक्त 10 साल का वक्त है, आज हम कम से कम इस बात को कह सकते हैं कि अभी शिक्षक और छात्र अनुपात में हम लगभग राष्ट्रीय औसत के मुकाबले में पहुंच रहे हैं। इस बार की बीपीएससी में जो लेक्चरों की जो बहाली हुई है, जो काफी बड़ी संख्या में हुई है, वो आने वाले समय में भी होने वाली है। सर यही तो दर्द है ना, क्वालिटी अभी आएगी, जो अभी लोग बिहार की जनता के सामने में जो आएगी वो भी देखने लायक होगी। मनोज जी, क्या है एक बात, दर्द क्या है? दर्द क्या है? दवा आप दे रहे हैं पर दर्द क्या है? सर सुन तो लीजिए, मनोज जी सुन तो लीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, आप ही से सवाल करना चाह रहा हूं, सुन लीजिए। दर्द क्या है? आपने दवा देने की कोशिश की, इसमें कोई दो मत नहीं, दवा आपने कई क्षेत्रों में दी भी है, यदि ये सिरे से नकारा जाएगा तो बेईमानी होगी। जब शिक्षा में चूंकि सबसे ज्यादा बजट आपका है, जिसमें से कि आपका मैक्सिमम बजट आपका चला जा रहा है आपको सैलरी में और तमाम चीजों के डेवलपमेंट में, जो रेस्ट बचता है, जो आपके रिक्रूटमेंट को लेकर चाहिए था, आप ये 14वें साल में आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार, मतलब मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश जी हैं वो 14वें साल में है, 14 साल से लगातार वही है। बीच के थोड़े से कालखंड को हम यदि छोड़ दे तो जो एडवोकेजम पे बने थे, तो फिर ऐसे में
अब जाकर बीपीएससी के थ्रू बहाली की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। तो बिहार तो सर एक दशक तक पिसता रहा ना शिक्षा को लेकर, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर। ये दर्द तो आप ही लोगों ने दिया ना सर। जी देखिए, हम लोगों ने ग्रामीण स्वरोजगार जी पंचायत के लेवल पे जो अधिकार 2006-7 में, 2005-6 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पंचायत के लेवल पे की गई और ये माना गया कि पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि जो शिक्षकों को बहाल करेंगे वो चूंकि उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है और मध्य विद्यालयों का शिक्षक प्रखंड विकास समिति करती थी बीडीसी, जिसके प्रमुख हेड होते हैं बीडीओ उसके साथ में होते हैं। और हाई स्कूल के शिक्षकों की जो प्रणाली की गई वो बिल्कुल जो गांधी जी की अवधारणा थी ग्रामीण स्वशासन की अवधारणा, उसके हिसाब से हम लोगों ने वो प्लान चालू किया था, जिसके दुष्परिणाम भी देखने को आए तो उसके बाद सरकार ने एक टेट परीक्षा पास करने की अनिवार्यता शिक्षकों के लिए कर दी और उसके बाद जो उसके दुष्परिणाम के बाद में जो हम लोगों ने जो नई व्यवस्था लागू की, उसके बाद देखेंगे कि जो जितने आज लगभग 4 लाख के आसपास में हमारे नियोजित शिक्षक हैं, प्रारंभिक अवस्था में जब 2005-6 में जो शिक्षकों की बहाली हुई और उसके बाद जो शिक्षकों की बहाली हुई उसमें आप आसमान जमीन का अंतर देखेंगे। और चूंकि हमारा बजट जो हमारा 34,000 करोड़ का बजट है, मैं पिछले 2 साल 3 सालों का बजट में बताऊं कि लगभग 16,000 करोड़, 17,000 करोड़, 18,000 करोड़ हमारे शिक्षकों के वेतन पे चला जाता है और बाकी अन्य कार्यों के लिए हमारे पास में पैसे बचते हैं। तो अब हमारे लिए जो शिक्षकों की गुणवत्ता को ठीक करना, अब शिक्षकों की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए हमने बार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की है और जो पुराने जो शिक्षक, हमने ये भी आवश्यक किया कि वही शिक्षक बहाल होंगे जो बीएड किए हुए होंगे, वही शिक्षक बहाल होंगे या उनकी सेवाएं नियमित की जाएंगी जो टेट परीक्षा पास किए होंगे। तो हम वो सारे सुधार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो इन लोगों ने अपने शासनकाल में, जिसका एक सर्वनाश। अशोक यादव जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा छोटा सा रिएक्शन ले ही लेते हैं मनोज जी, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। वो समय लिया जा रहा है। अशोक यादव जी आप बहुत संक्षेप में बता दीजिएगा अपनी बात, क्योंकि मुझे आगे चलना है। काउंटर करने का अवसर दिया जाए सर। एकदम दिया हूं प्रभु, आप ही को दे रहा हूं। जी जी, देखिए हमारे छोटे भाई मनोज जी ने बहुत गलत ढंग से हम लोगों पर आरोप लगाए। देखिए मैं विश्वविद्यालय शिक्षक हूं, मैंने कॉलेज का शिक्षक हूं। मैं जिस कॉलेज में था तो वहां पर 60 शिक्षक पहले से थे और 40-96 में हम लोग आए थे, 104-5 टीचर हो गए थे। आज की तारीख में वहां 32 टीचर बच गए हैं। जरा कल्पना कीजिए, 32 टीचर, क्योंकि 2005 से लगातार मैंने लॉट में टीचर रिटायर किए और 2005 से 15-17 तक ये लोग एक भी कॉलेज शिक्षक की नियुक्ति, मैं आपसे सहमत हूं इस मामले में। अब जब कॉलेज शिक्षक की नियुक्ति नहीं किए तो नए शिक्षक पुराने शिक्षक के संपर्क में विषय का कुछ ज्ञान भी सीखते थे और योग्य शिक्षक होते थे। अब वो आदरणीय लालू जी के कालखंड में जो शिक्षक बहाल थे, हर विषय में एक शिक्षक बच गए हैं, जिनसे कॉलेज महाविद्यालय में ताले खुल रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, इसमें राजनीति से इतर बात करने की आवश्यकता तो है ही और गवर्नमेंट को इस बात को फोकस करने की जरूरत भी है। सुशील मोदी ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं, समझ गई आपकी बात, समझ में आ गई। जब रोजगार के सृजन में बढ़ोतरी हो रही है तो बिहार से पलायन की इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है? विरोधाभासी बातें तो नहीं चलेगी। ये लोग बिल्कुल देखिए, ठीक है, एक प्रयास है, आगे और बेहतर करने की आवश्यकता है। रुक जाइएगा अशोक जी, मैं एक आध और रिपोर्ट बता दूं, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने बिहार को बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाला राज्य बताया। यह देश में सबसे ज्यादा विकास दर वाला राज्य है। अनाज उत्पादन में लगभग 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। कृषि आधारित उद्योगों में 19.2% विकास दर रही है। सड़क के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश गत 7 वर्षों के दौरान 16.3% की दर से बढ़ा है। इसी अवधि में बिजली की उपलब्धता में 165% की बढ़ोतरी हुई है। इस बात पे तो दम है। राज्य में अभी तक 142 शहरी केंद्र में 99 और 3,396 वार्डों में 3,270 वार्ड खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। करीब 1 दशक के दौरान जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 65.8 वर्ष से बढ़कर 68.7 वर्ष हो गई है। सरकार और आंकड़ों की माने तो बिहार में गरीबी अनुपात में तेजी से गिरावट आई है। आर्थिक
सर्वेक्षण रिपोर्ट बताती है कि 2004-2005 में जब देश में गरीबी का अनुपात 34.2% था, तो उस दौरान बिहार में ये अनुपात 54.7% था। 2011-12 में बिहार में गरीबी का अनुपात 2004-05 से घटकर 33.7% रह गया। सरकार का मानना है कि गरीबी में 7 वर्षों के अंदर 20.7% गिरावट आई है। बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सच है। ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट और भी अधिक रही है। गरीबी के मामले में बिहार में 3 जिले अररिया, मधेपुरा और किशनगंज काफी पीछे है, जबकि पटना, भोजपुर और सिवान सबसे आगे। गरीबी का अनुपात गरीबी रेखा पर आधारित है। इसका अनुमान खाद्यान्न पदार्थों से अलग सामानों के उपयोग के न्यूनतम स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। सरकार का यह भी दावा है कि प्रदेश के विकास में 1 रुपए में 80 पैसे खर्च हो रहे हैं। तो मुकेश जी, ये स्थिति है आपके सामने। तस्वीर तो अच्छी नजर आ रही है, लेकिन चुनौतियां अभी बहुत सारी बची हुई है। अब कुछ ऐसे जो टास्क हैं जिसको लेकर सरकार ने अब जाकर शुरू किया है, तो आने वाले वक्त में अच्छी तस्वीर उसकी नजर आएगी, लेकिन कुछ बातें तो बहुत ज्यादा रह गई हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो वहां बिहार कहीं नजर नहीं आता है। कुछ बातें सिर्फ कृषि क्षेत्र को लेकर ग्रोथ की बात कहते हैं, उद्योग को लेकर, जो कृषि आधारित उद्योग हमारे यहां है। तो ये चैलेंजेस कैसे पाटेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमें 2 चीज पर फोकस करना होगा। एक तो बेरोजगारी, जो इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या है, और सबसे बड़ा चूंकि युवा वर्ग है, ये पार्टियों के हम पैमाने पे नहीं देख रहे हैं, ये हम उनके सोच से नहीं चल रहे हैं। हम राज्य के स्तर पे और राज्य के जो नागरिक हैं, जो सामान्य नागरिक हैं, उनके बच्चों की सोच से चल रहे हैं कि आखिर उनका बच्चा बड़ा होकर पढ़ लिख कर क्या करेगा और कहां जाके काम करेगा। तो बेरोजगारी और पलायन, तो 2 चीजें इसमें विश्लेषण करने की जरूरत है संजय जी। पहली बात की औद्योगिक नीति और उद्योग। तो उद्योग का क्या मतलब समझ रहे हैं? उद्योग का मतलब समझ रहे हैं कि हम पहले तो एफडीआई लाएं, उसके लिए बड़ा प्रयास किया गया। ये 30 सालों से किया जा रहा है बिहार में, और कोई एफडीआई नहीं आया, क्योंकि वहां जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, जो उद्योग जनित वातावरण होना चाहिए, वो नहीं था। कई कारणों से नहीं था, जिसकी चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे। कई कारणों से नहीं था, तो वहां उद्योग नहीं आए और अभी भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन सरकार हर एक साल जो है वो एक कॉस्मेटिक रूप में इसका प्रायोजन करती है, चाहे वो राज्य में करे, राज्य के 5 सितारा 3 सितारा होटल में करे, या और दूसरे बड़े शहरों में करे। वो एक व्यवस्था सी बन चुकी है, रिचुअल बन गया है। दूसरी तरफ जो है पूंजीगत, अगर हम उद्योग की बात कर रहे हैं, जहां बड़े पूंजीपति आएंगे और उद्योग लगाएंगे, 500-700 लोग काम करेंगे, फैक्ट्री से लोग निकलेंगे और जाएंगे, वो बिहार में भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और बिहार में बड़े उद्योगों का एक माध्यम था, बिहार उद्योगों के लिए जाना जाता था। उन उद्योगों की तरफ जो सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उदाहरण के रूप में कॉटन इंडस्ट्री एंड सिल्क इंडस्ट्री। आप देखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा संजय जी। एक समय में गंगा के पास में बंदरगाह हुआ करते थे। बिल्कुल। उन बंदरगाहों के माध्यम से यहाँ के उत्पाद जो थे वो कलकत्ता जाते थे, हुगली जाते थे, और वहां से वो लंदन जाते थे। और वहां के व्यापारी डरते थे, उसका रेट बिगड़ जाता था, तो उनको कहते थे कि इंडिया का हमारे पास वस्त्र आया है, तो उससे वहां गिरावट हो जाती थी, उस पर टैक्सेस लगाए जाते थे। बाद में उनको अंग्रेजों ने इस प्रणाली को बदला और उन्होंने सारी चीजों को बड़ी सुनियोजित तरीके से कम किया, और लंका सायर का बना हुआ, मशीन का बना हुआ कपड़ा यहां आया। फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने जो हमारा उद्योग था, वस्त्र उद्योग था, उसको तोड़ नहीं पाए। यह उस समय की स्थिति है जब चीन हमसे पीछे था, बांग्लादेश कहीं हमारे टक्कर में नहीं था। आज जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो चीन की जो आय है, जो उसके पास बाहर से पैसे आ रहे हैं, जो उसको पैसे मिल रहे हैं विदेशों से, उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब बिलियन का मतलब 10-5 बिलियन नहीं, 30 बिलियन से ज्यादा का डॉलर जो है वो केवल वस्त्र उद्योग से उसको मिल रहा है। बांग्लादेश जो हमारे सामने कहीं नहीं था, जो छोटा सा राष्ट्र है और गरीब राष्ट्र है, हमारी तरह का राष्ट्र है, उसके वो भी हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है, उसको पैसे जो है विदेशी मुद्रा का आय हो रहा है। और वही जो पैच है जो ढाका से जाकर और पटना से आगे तक जाता, बनारस तक जाता था, उस पैच को पूरी तरह जो है धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से अपने लोगों ने उसका सत्यानाश किया। लेकिन मुकेश जी, एक रिलेवेंट क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि सरकार जब विकासोन्मुखी है, सरकार का प्रयास भी है और लगातार हो भी रहा है,
तब भी हमारे यहाँ वस्त्र उद्योग या कोई भी ऐसा उद्योग जो ठोस रूप में नजर आना चाहिए था, क्यों नहीं नजर आया? आखिर सरकार कहां जाकर सरकार से चूक हो जा रही है? नहीं, देखिए, होता क्या है कि कोई व्यक्ति सब कुछ सर्वज्ञानी नहीं होता है, और कोई भी पदाधिकारी हो या कोई भी राजनेता हो, वो सब कुछ नहीं जानता है। तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कि नरसिम्हा राव बहुत एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। वो मतलब उनको प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बने वो, और उन्होंने एक काम किया कि भाई हम अर्थशास्त्री नहीं है। तो मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, जाने माने अर्थशास्त्री थे, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था उनके हाथ में दे दी, उन्होंने सुधार कार्यक्रम किए, और देश में उनके सुधार के कारण जो परिवर्तन आया वो सभी लोग उसको मानते हैं, और उससे देश जो है तरक्की किए। तो कहीं ना कहीं बिहार उसी ढंग की स्थिति में, बिहार की विकास दर बहुत अच्छी है, हम लोग उसके लिए नीतीश जी की को हम लोग शाबाशी देते हैं। लेकिन नीतीश जी जो फ्यूचर में का जो प्रॉब्लम है, जैसे उदाहरण के रूप में इसी बजट में आप आईटी इंडस्ट्री के बारे में कहीं बड़ी चर्चा नहीं देख रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री आज संजय जी इस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की मजबूती है। आपका लोहा जो है पूरे देश के सभी बड़े देश जो है, दुनिया के अग्रणी देश है, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, सभी मानते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो है मानव बुद्धि पर निर्भर करती है, और बिहार जो है मानव बुद्धि के लिए जाना जाता है। तो एक छोटी सी भूल अगर आप करेंगे, इस बजट में भूल करेंगे, अभी तक इस स्टेट में इनोवेशन सेंटर्स नहीं बने हैं, अभी तक जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रॉपर फंक्शनल नहीं हुए हैं, अभी तक जो है बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि वाईफाई सिस्टम हमारे यहां काम करेगा और हम हाई टेक्नोलॉजी फाइबर से स्टेट्स को, गांवों को जोड़ेंगे, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि आप जैसे इनोवेशन सेंटर्स देते, आप आईटी में एक प्रॉपर जो है वो एक अवसर और उसको आईटीज वगैरह से इसको जोड़ देते और उसको समय सीमा तय करते, उसके लिए आप ऑफिसर्स को मनोज सभा से एक रिएक्शन लेता हूं। मनोज जी, इसका क्यों मिसिंग सा नजर आ रहा है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो आजकल एम्प्लॉयमेंट का नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो आप भी समझ ही रहे हैं कि क्या क्या यूथ चाहता है, और वो जब तक वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं हम करा पा रहे हैं बिहार में, तो जाहिर है पलायन तो यूथ का भी होगा। ये देखिए, बिहार राज्य को समझना होगा। बिहार में आज जो स्थिति है यह पिछले कई वर्षों से स्थिति है। यहां कोई उद्यमी आकर कोई बड़ा साहस ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि बिहार में कोई बड़ा उद्योग लगाए। बिहार में हम अभी जो रोजगार का जो सृजन हो रहा है, जो हमारे कल का जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है, जो रोजगार का सृजन हो रहा है वो स्वरोजगार में काफी अधिक हो रहा है और बाकी सर्विस सेक्टर में हो रहा है। अब इस बार के बजट में आप 2-3 बातों को गौर करेंगे। स्वरोजगार के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में जो सबसे अधिक क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहे हैं वो हो रही है सब्जी उत्पादन में, जो एक ब्रांड नेम से सब्जी का जो विपणन किया जाएगा, और वो भी कोऑपरेटिव के माध्यम से, जो 3 स्टेज कोऑपरेटिव होगी। अब इसमें एक ब्रांड नेम का भी नाम तय कर लिया गया है, तरकारी, और लगभग मुझे संख्या कुल ज्ञात नहीं है, लेकिन सैकड़ों के संख्या में लोगों ने सोसाइटी बना के इसका निबंधन कराया है। अब ये सहकारी समिति के माध्यम से हमारी सब्जियां जो ग्रामीण किसान अपने खेतों में उपजाएंगे और उसे विश्व के बाजार में बेचेंगे, भारत की बाजार में बेचेंगे। एक बहुत बड़ा रोजगार सृजन होने जा रहा है सहकारिता के क्षेत्र में। अब बजट का आकार भी देख ले, सहकारिता में पिछले साल का बजट 806 करोड़ रुपए का था, अब इस साल उसका बजट 2000 करोड़ रुपए का। सर क्या है ना, ये बात देखनी चाहिए। आप देखिए, पशु और मत्स्य संसाधन विभाग, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मनोज जी बड़ा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आईटी सेक्टर को हम क्यों नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं, और ये जरूरत है आज के यूथ के लिए। और विश्वास मानिए, जब हमारे सामने एग्जाम्पल्स आते हैं तो आखिर हमारे यहाँ क्यों ऐसा मिसिंग नजर आता है? सर, आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपके पास में ग्लोबल लेवल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। कौन प्रोवाइड कराएगा? देखिए, अगर हम अपने पूरे बजट का दूसरा या तीसरा पार्ट आधारभूत संरचना में खर्च कर रहे हैं, मैं सारी बात को बजट से जोड़ रहा हूं। मैं आज बजट की चर्चा पे हूं, मैं सारी बातों को बजट से बिल्कुल बजट से ही जोड़ के आपसे सवाल भी कर रहा हूं। मुझे राजनीति नहीं करनी आती है। पूरे बिहार में कम से कम 4 बड़े एयरपोर्ट चाहिए जी, 4 बड़े एयरपोर्ट चाहिए आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्सेस है, लेकिन अब डेवलपमेंट में आप जैसे आप का बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की या आईटी सेक्टर की, तो आधारभूत संरचना में रोड, ब्रिज, इस सब की काफी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। हम लोगों ने काफी बदतर स्थिति से बिहार को आधारभूत संरचना के मामले में आगे निकाला है।
इनको नहीं दिखेगा, लेकिन पूरे भारत वर्ष को दिख रहा है कि आज आपकी उन बातों से हम सहमत हैं, हम बिहार डिबेट नहीं कर रहे हैं सर। था जो हमारे आपकी सरकार की अब थर्ड टर्म है, आप समझिए ना। इन बातों को ठीक नहीं करेंगे। आज हमारा बिहटा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, पटना एयरपोर्ट का नवनिर्माण होने जा रहा है, दरभंगा एयरपोर्ट खुलने जा रहा है, गया एयरपोर्ट को हम लोगों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में, अब एसटीपीआई पार्क खुलने से आईटी सेक्टर आ जाएगा। एसटीपीआई पार्क के लिए हमने बिहटा का एक चयन किया है। मनोज जी, एयरपोर्ट जी नहीं, आईटी के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सर कौन डेवलप करेगा, चाहिए। मुकेश जी मैं अब फिर आ रहा हूं सर, चलिए खैर कोई नहीं, वो हम लोग कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात, काम विकास। अशोक जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, इंतजार कीजिएगा जरा। कुछ एक और फैक्ट फाइंडिंग्स हम दर्शकों को बता दें। बिहार में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में कुल व्यय 1,76,990 करोड़ रुपए हुए। इसमें विकास पर 1,28,772 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके पहले के 5 वर्षों की बात करें तो 2017-18 में कुल खर्च 1,36,427 करोड़ रुपए हुआ, जबकि विकास पर 98,152 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2016-2017 में लगभग 1,26,300 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि विकास पर 90,800 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2015-16 में 1,12,328 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि विकास पर 78,077 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 14-15 में 94,698 करोड़ रुपए खर्च किए गए, विकास पर 64,293 करोड़। 13-14 में 80,405 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि विकास पर 54,456 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब अशोक यादव जी, आप बहुत संक्षेप में अपनी आपत्ति रखिए और कुछ सुझाव हो तो वो भी दीजिए। सबसे पहले तो मैं राजनीतिक विश्लेषक मुकेश बाबू से बिल्कुल सहमत हूं, उस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि सरकार की उदासीनता है। कोई औद्योगिक विकास में बस रिचुअल्स वो पूरा करते हैं, कोई काम इस पर कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। देखिए एग्रो बेस्ड जो ये इंडस्ट्री है, ये लगाने की आवश्यकता है। 3 कृषि रोड मैप आ गया, लेकिन उसका क्या आउटकम हुआ, बिहार के किसानों के जीवन में क्या तब्दीली आई, सरकार के पास कोई ठिकाना नहीं है। उल्टे सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किसान को जो 2-4 रुपया बीघा टैक्स लगता था, उसको 200-300 गुना, कहीं 200 तो 400 रुपये बीघा लगान कर दिया है, जो कि गरीब किसान लगान चुकाने के लिए भी सक्षम नहीं हो रहा। इतना टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया है लगान रेंट को, बिहार सरकार, इस पर इनको सोचना पड़ेगा। समय की पाबंदी मैं आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा प्लीज, मुझे कंक्लूड करना है, मैं आपको रोक रहा हूं। अशोक जी, आपका सुझाव अच्छा था, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे सरकार को फोकस वाकई करना चाहिए था। मुकेश जी, इस बात से तो हम लोग भी सहमत रहते हैं, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और हमारे पास कोई माइंस मिनरल्स वाला स्टेट तो अब रह नहीं गया है। तो जाहिर है हमारे पास प्लेन एरियाज हैं और वहां पर संभावनाएं बहुत है, नदियों से घिरा हुआ राज्य है ये, और यदि हम सही मायने में उस पर फोकस कर लें तो बिहार की तकदीर बहुत सुधर सकती है। बिल्कुल, जो बिहार उन राज्यों में से एक है जो अग्रणी राज्य बनेगा। ये इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और समय लगेगा, लेकिन समय नहीं है। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं कि वहां के जीवन में समय नहीं है, आप उनको एक ऐसे यातना जीवन से नहीं गुजार सकते हैं। ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको पॉलिटिकल मैंडेट इसके लिए मिला है, आपके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है। जैसे उदाहरण के रूप में कृषि का दायरा बहुत बड़ा है और उसमें पैसा उन्होंने ये काफी दे रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, और ये राष्ट्र के स्तर पर राज्य की एक बड़ी पहल के रूप में भी देखा जाएगा। इसके लिए नीतीश जी और सुशील मोदी जी को साधुवाद। लेकिन जो गलतियां हैं, जो फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, उदाहरण के रूप में एग्रीकल्चर रोड मैप इन्होंने बनाया है, लेकिन एग्रीकल्चर हब अभी तक डेवलप नहीं हुआ। ये ज्यादा पैसे नहीं इसमें इन्वेस्ट होते हैं ये, लेकिन जो हमारी जमीन जो हमारी जोत से जो पैदा होता है उसको कैसे आप रखेंगे, उसका संधारण क्या करेंगे। आज क्या होता है कि आलू जो है, आप किसी भी इलाके में चले आइए तो आलू जो है किसान उपजा करता है और उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, कोल्ड चेन सिस्टम होना चाहिए, जो बिल्कुल इसकी कमी है। कार्गो हब होना चाहिए, वो नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ी पैसे की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया सर। ये मनोज जी, आप कुछ बहुत 30 सेकेंड्स में भी कंक्लूड करना चाहते हैं तो प्लीज कर दीजिए। ये देखिए, अब बिहार का एक नेचर समझिए। बिहार में पहले औद्योगिक बड़ी उपलब्धता थी और बड़ा अच्छे माहौल, औद्योगिक माहौल थे।
क्या था? हमारे पास में सिल्क था, हमारे पास में जूट था, हमारे पास में चीनी था। अब माहौल देखिए, अब जूट उद्योग न केवल बिहार में, जो कि पूरे पूर्वी बंगाल और पूरे पश्चिमी बंगाल सब में जूट उद्योग बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जूट के जगह पे दूसरा प्रोडक्ट आ गया है जो उसका स्थान ले रहा है। सिल्क रूट बिहार से कहीं भी, चाहे कोई भी सिल्क रूट पुराने जमाने में, आज के 500 साल पहले के जमाने में एग्रो बेस्ड हब बनाने की ये कोशिश जरूर करें, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको फायदा देगा। और कोल्ड स्टोरेज और चेन की बात पर ध्यान जरूर देखिए। बहुत धन्यवाद आपका कर रहा हूं सर, समय नहीं है। मकई 3 चीज, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्री, ये पूरा परिवर्तन कर सकता है बिहार की अर्थव्यवस्था। सर बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका, बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका, बहुत धन्यवाद मनोज शर्मा जी आपका। लेकिन बजट में बहार तो नजर आ रही है, आलोचना चाहे जो भी हो, बजट का आकार भी बढ़ा है और विकास के काम के लिए आपको आकार तो बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार के पास चैलेंजेस भी होते हैं। मिसिंग सिर्फ इतना सा लग रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा युवा बिहार में है और फिर आबादी के मुताबिक अनुपात में, तो उसमें आपको प्लान्ड वे में कैसे आप यूथ को जो आज पढ़ लिख कर बड़ा हो रहा है और जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या क्या हैं, उसको कहीं ना कहीं आपने फोकस करने की आवश्यकता है। हम शुभकामना देते हैं बिहार सरकार को और उम्मीद करते हैं कि बिहार में बहार लाने की कोशिश कुछ बुनियादी तौर पर भी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नमस्कार।